वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। कराची में कब्जा माफिया की कुछ बात कर लेते हैं। सियासी बदइंतजामी और करप्शन ने शहर का हुस्न बिगाड़ दिया हुआ है और वफाकी हुकूमत ने शहर कायद को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने का अज़्म किया है, जिसके बाद एक उम्मीद जो है फिर से जागी और मुसलसल उनकी तरफ से नोटिस लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जा रहा है, बास पुरस्त की जा रही है, जिसका नतीजा जो है वो फिर हमें नज़र आ रहा है कि महमूद आबाद नाला जो है उसके ऊपर जो तजावुज़ात हैं उनको तेज़ी से गिराया जा रहा है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर इसके अलावा भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। कराची के इलाके महमूद आबाद की तजावुज़ात का तो मैंने जिक्र किया। नाले को असल शक्ल में बहाल करने के लिए अतराफ में 20-20 फुट जगह खाली करवाई जा रही है। चाइना कटिंग, ग्राउंड्स और पार्कों पर कब्जे, फ्लाई प्लॉट्स पर कायम शादी घर और कराची में KPT और रेलवे की बड़ी अराजी पर कब्जे की कहानी नई नहीं, हम सबको मालूम है। बिल्कुल ऐसी, और हर दौर में आने और जाने वाले हुक्मरानों के अलावा शहर के ताकतवर कब्जा माफिया ने सोने जैसे इस शहर को माले गनीमत समझकर जो है लूट मार की है। किसी ने चाइना कटिंग की सूरत में कीमती ज़मीनों पर हाथ साफ किया है, तो किसी ने फलाही ज़मीनों पर शादी हॉल तामीर किए हैं कि बड़ी एक ये दास्तान है, ना ख़त्म होने वाली दास्तान है। अगर खुदा न खास्ता कोई वहाँ पर इमारत गिर जाए तो फिर हमें ये नहीं पता लगता कि इसको NOC कैसे मिला था, फिर हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और आपको मालूम है डिजास्टर्स की सूरत में रास्ता नहीं मिलता कि कई ऐसी जगह जो ग्राउंड्स हैं, कई ऐसी जगह जो रोड्स हैं जो खाली हैवी मशीनरी नहीं जा सकती, वहाँ पर तो बिल्डिंग्स बन चुकी हुई हैं। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। DG एनक्रोचमेंट KMC बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर सिद्दीकी साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, तजावुज़ात से छुटकारा हासिल करके कराची को असल हालत में कब तक बहाल किया जाना मुमकिन है? देखिए, ये 45 साल का बिगाड़ है इस कराची शहर में, और इस कराची शहर में 40-45 साल से जो है वो तजावुज़ात जो है एक माफिया था, उसने उस कब्ज़ा करके रखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर आया गया और उस ऑर्डर आने के बाद तमाम इदारे जो है वो एक्टिव हुए हैं, एक प्लेटफार्म पे एक अम्ब्रेला के नीचे आए हैं। तो आप देख रहे हैं कराची शहर में ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। इससे पहले जो है क्योंकि हर इदारा जो है अपने तौर पे कार्रवाई करता था, जो कभी सक्सेस होती थी और कभी नहीं होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद तमाम इदारे एक प्लेटफार्म पर आए हैं। अब तमाम ऑपरेशन सक्सेस हो रहे हैं इस कराची शहर में। हालिया बारिशों में कराची शहर आधा डूब चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर एक्शन लिया और अब उसने ऑर्डर किया है कि तमाम नालों से तजावुज़ात ख़त्म की जाए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं महमूदाबाद पे जो है मंजूर कॉलोनी पे हमने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और वहाँ पे तजावुज़ात। बिल्कुल ठीक है बशीर सिद्दीकी साहब, तजावुज़ात की वजह से इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं क्या बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक 5 मिनट में पहुँच सकते हैं? क्या अब तक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिक की मोबिलिटी में कुछ बेहतरी आई है? कराची शहर असल में आज से जो है वो पहले 40-45 लाख का शहर था, 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही 40 साल 45 साल पुराने हैं, वही पुरानी सड़कें हैं और हमेशा ऐसे ही होता रहा है कराची शहर में कि जब भी मार्केट बनती रही उस पर पार्किंग है जो वो नहीं होती थी। तो पार्किंग की वजह से भी आप देखेंगे अब ओल्ड सिटी एरिया पूरा जो है वो पार्किंग एरिया की वजह से ट्रैफिक जाम का बायस बनता है। इसी तरह और दीगर शहर कराची शहर में मशहूर जितनी भी जगह हैं उसके अंदर अब बड़े बड़े एक मिलियन मॉल और वगैरह ये बनने लगे हैं, तो उनमें पार्किंग आएगी, वरना अदरवाइज कराची शहर में पार्किंग जो है सबसे बड़ा मसला है। जो रोड में जो है रुकावट बनता है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो। सेकंड ये है कि आबादी जो है इतनी ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर वही पुराना है। तो जब तक इसमें दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत नहीं करेंगे, नए सिरे से उसको नहीं बनाएंगे, तो ये ट्रैफिक की रवानी जो है वो इसी तरह कायम रहेगी। बिल्कुल सही बशीर सिद्दीकी साहब, अगर हम ये कहें कि KMC की नाक के नीचे शहर का हुलिया बिगाड़ा जाता, और हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के रिमार्क्स दिए, इतने सारे अरसे के दौरान KMC क्या करती रही? ये जो खुली आंखों तमाशा देखते रहे, इसमें सियासी मुदाखलत थी, अफसरान की नाअहली थी, करप्शन थी, इसकी जिम्मेदारी का तयन कौन करेगा और उसके बारे में क्या किया जाएगा? जहाँ तक KMC की बात है, KMC ने भी तमाम पार्कों पे, जू पे और जो भी नालों पे और जो मार्केट बनाई हुई थी जिसका वो किराया ले रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद तकरीबन 18 करोड़ रुपए सालाना जो है वो किराया रेंट लेती थी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जिससे उसके स्टाफ की सैलरी वगैरह भी बनती थी। अब मौजूदा माली बुरहान वो 18 करोड़ रुपए जाने के बाद माली बुरहान का शिकार है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन।
कॉरपोरेशन, सिर्फ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ही नहीं, तमाम उस वक़्त आज से 40-45 साल पहले इन नालों के ऊपर तजावुज़ात कायम करना कोई भी जुर्म नहीं था, बल्कि पास जगह पे तो लीज़ें भी दी गई हैं। तो अब मैंने आपको जिस तरह से की कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सुमोटो एक्शन लिया और कराची की शहर की बेहतरी के लिए कार्रवाई शुरू की, तो अब कराची जो है आपको खूबसूरत नज़र आएगा। अगर आपने सदर देखा हो, इम्प्रेस मार्केट पे दुकानें बनी हुई थी जो 3,500 के करीब दुकानें थी, उसको मसमार किया और वहाँ पे अब पार्क बन गया। अब सदर इतना खूबसूरत इम्प्रेस मार्केट नज़र आता है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के कौंसलेट और सफ़ीर जो है वो वहाँ पर अब बिल्कुल ठीक है। बशीर सिद्दीकी साहब, क्या तजावुज़ात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की दी हुई गाइडलाइंस और डेडलाइंस के मुताबिक अमल दरामद मुकम्मल तौर पर हो रहा है? डेडलाइन को जहन में रखा गया है? क्या किडनी हिल पार्क समेत दीगर अहम जगहों से तजावुज़ात हटाने का जो काम है वो चल रहा है और कब तक मुकम्मल होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हमने अब तक कराची शहर में 11,500 दुकानें जो है मसमार कर चुके हैं। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कई हज़ार सनशेड, कई सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो 40-45 साल से जो कब्ज़ा माफिया के पास थी, हमने वो सब वागुजार कराई है। 362 एकड़ की ज़मीन सिटी पार्क की वागुजार कराई। 62 एकड़ का अगर आप देखेंगे तो हमने किडनी हिल पार्क गुजार करा। इसी तरीके से बाग़ इब्ने कासिम, नेर ख़याम और दीगर तकरीबन 1100 एकड़ जगह है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 45 साल के बाद जो है वो वागुजार कराई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। बिल्कुल ठीक है। बशीर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि जो कराची के मसाइल हैं, ख़ासतौर पर ये इंक्रोचमेंट के जो मसाइल हैं, ये हल हो सकेंगे। और इसमें बहुत अहम सवाल यही है कि सिंध हुकूमत का इसमें क्या किरदार रहा है, और यही हम जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, फरमाइएगा, कराची में तजावुज़ात बनती रही और सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। पीपल्स पार्टी 12 साल से सिंध में बरसरे इक़्तिदार है, सियासी दबाव की मुसलसल बात की जाती है। क्या वो इन मामलात से लाइल्म रही और क्या हुकूमत में होने के बावजूद वो बेबस थे कि वो कुछ ना कर पाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि KMC या KDA जहाँ जो कुछ हुआ उसके अंदर सिंध हुकूमत बाज़ाब्ता ज़िम्मेदार रही, बेनिफिशरी रही, करवाने में शामिल रही। जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ कराची में हुई है, इसको जो बिल्डिंगों का जंगल बन गया है, ये विदाउट SBCA, KBCA, KDA इनकी मर्ज़ी के बग़ैर तो कोई पत्थर नहीं रख सकता। यहाँ अगर जो ये रोकना चाहे, अगर कोई कच्ची आबादियों में अपने घर के अंदर बाथरूम का कमोड भी चेंज कर रहा हो और वो मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा हो तो उसके पीछे मोबाइल लग जाती है। जैसे वो घर में जाता है कहता है तुम तो इंक्रोचमेंट कर रहे हो। मतलब घर के बाथरूम का कमोड भी अगर चेंज हो और ये ना रोकना चाहे तो इंक्रोचमेंट होती है। दूसरी जानिब अगर भत्ता दिया हुआ हो उनको, इनके इदारों को, सिंध गवर्नमेंट को, इनके वज़रात बड़े निज़ाम के लिए ऊपर तक जा रहा हो और नीचे निज़ाम के लिए नीचे तक जा रहा हो, तो फिर हर चीज़ हो सकती है। ये जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन कराची में ये बेहंगम जंगल बन गया कराची के अंदर विदाउट द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, खासतौर पर 13 साल के अंदर तबाही ज्यादा हुई है कराची की, और उससे पहले भी होता रहा ये चाइना कटिंग, फाइना कटिंग, ये वो सारा। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो कुछ हुआ उसके अंदर सरपरस्ती शामिल थी, उसमें इनका शेयर शामिल था, उसमें इनकी मर्जी शामिल थी। ये बगैर सिंध गवर्नमेंट की और इनके ऑफिसर्स की सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। और आपको पता है बड़े बड़े किरदार, मंजूर काका, ये वो सारे, ये सब वो किरदार है जो अरबों रुपए के इस वक्त केसेस चल रहे हैं और भागे हुए हैं, कनाडा जाकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, ये फरमा दीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची के मामलात पर तो क्वेश्चन किया नहीं जा सकता कि वहाँ पर हुकूमत कभी रही ही नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल होता है वो ये होता है कि MQM जो है स्टेक होल्डर रही है, हुकूमत में रही है, सिंध हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ रही है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को MQM पाकिस्तान को शामिल करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए था? क्या इन कब्जों के अंदर MQM पाकिस्तान का कोई किरदार कभी नहीं रहा, अगर हम सियासी सरपरस्ती की बात करें तो? देखिए, मैं समझता हूं कि 2 MQM हैं, एक थी MQM लंदन और एक है MQM पाकिस्तान। MQM लंदन जिसके सरबराह अल्ताफ हुसैन था, उसको हमने रिप्लेस किया है। अब लाज़िम बात है, अगर किसी को वोट मिल रहा है और उसके बाद इस दौरान जिस MQM से हमारा इत्तेहाद है,
मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस एमक्यूएम ने आने के बाद कोई टारगेट किलिंग की? क्या इस एमक्यूएम ने आने के बाद किसी किस्म की कोई इस किस्म की हरकत की? क्या इस एमक्यूएम ने आने के बाद कोई ऐसा वाज़े तौर पे इनका कोई ऐसी मामला नजर आया जिसको सर क्या उस एमक्यूएम में क्या उस एमक्यूएम में खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं थे जो इस एमक्यूएम में है? क्या उसमें जो है हमारे पास जो मेयर कराची रहे हैं वसीम अख्तर, वो नहीं थे जो इसमें थे? ये जरा क्लियर कर दीजिएगा कि सिर्फ नाम बदला है, चेहरे वही हैं? नहीं जी, नाम भी बदला है, काम भी बदला है। उस एमक्यूएम का जो गॉडफादर था, जो सरबराह था, आपको पता है ये बेचारे उसके हुक्म पे खड़े होते थे, बैठते थे, जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई, ये तो बेचारे ये करते थे। क्या उस वक्त इनकी कमांड में सब कुछ हुआ? और अगर इस वक्त उन्होंने अलहदगी की है एक उस एमक्यूएम से जो कि तमाम गंद की जिम्मेदार थी, उससे अलहदगी की है, हमें वेलकम करना चाहिए। और ये वोट लेकर आए हैं, तो हम एमक्यूएम लंदन को रिप्लेस हमने किया है जो लंदन से चलती थी। ये हमारे एमक्यूएम और ये हमारे इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम नहीं है। ये अपने गुनाह सवाब के जिम्मेदार ये लोग हैं, हमारे जिम्मेदार हमें। ये हमारे फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, क्योंकि हमें फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादियों का वोट चाहिए था, हमें जरूरत थी, हम मिलकर चलना चाहते थे। और अब जो बात करते हैं, हमने नहीं देखा कि ये किसी गलत इस चीज को सपोर्ट करें, और हमने देखा इसलिए हमें एतराज नहीं है। लेकिन पुराने अगर मामलात इनके हैं तो इनको केसेस को जिस मेरे हो, इनके हो, किसी के हो, वो पुराने मामलात को ये लोग खुद अपना मुंह दे रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि एक जुम्बिश कलम जो है सब केसेस वगैरह खत्म हो जाए, सब पड़े हुए इसी तरीके से, उसको ये कोर्टों में मुंह दे रहे हैं सब लोग। बिल्कुल सही। थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब इसमें ये भी बताइएगा ना कि अब लोगों को बड़ी तवक्कुआत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ, तो आपकी तो ऐसी कोई मजबूरियाँ नहीं है कि जिसके साथ ये तमाम इकदाम ना किए जा सके? इत्तेहादी आपके वही बैठे हुए हैं जो कि सारा परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हो, हर दौर में वो इत्तेहादी रहे, हुकूमत में शरीक रहे, और आप कह रहे हैं कि उनका तो बेचारों का कोई कसूर नहीं था। तो अब आपके ऊपर तो कोई ऐसे सियासी दबाव नहीं है कि जिसकी वजह से आपको जो कराची ने वोट दिया है और ताकत दी है अपने मसाइल के हल के लिए, कि आप उसको ना कर पाएँ और आप भी उसमें समझें कि फिर ब्लेम गेम उसी तरह से चलता रहे कि सिंध हुकूमत नहीं करने दे रही और हम तो करना चाह रहे हैं? ब्लेम गेम नहीं है, कुछ हकीकतें हैं, कुछ हकाइक हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि कराची को जो सबसे बड़ा तोहफा तहरीक इंसाफ ने दिया कि शहर कराची को, इसके अवाम को कौमी धारे में शामिल किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। उससे आगे बढ़ते हैं। बात यह कि आज भी अगर 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, उसमें से 734 अरब के फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। उससे पहले SIDCL के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स हुए, जो 5 टेंडर्स हमारे पहुंच चुके हैं, जो 7 5 टेंडर चलते थे पूरे शहर के अंदर, 47 में से 40 खराब थे, बिक गए थे, उनके नट बोल्ट कर्ज के लोग ले जा चुके थे सामान। उसके अलावा ग्रीन लाइन इंशाल्लाह उसका ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, 3 ब्रिजेस बन चुके हैं, रोडें बन रही हैं, हमारे MNAs के थ्रू काम हो रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ब्लेम गेम ना कहिए, 18वीं तरमीम एक हकीकत है और 18वीं तरमीम को मिसयूज करने वाली सिंध हुकूमत एक हकीकत है। अब आप लोग कह देना बड़ा ब्लेम गेम नहीं कर सकते जी, ये रोक देते हैं। हम SIDCL के थ्रू काम करना चाहते थे, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये कहते हैं ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली इन्होंने, जबकि 2015 में इसी नवाज शरीफ के साथ कायम अली शाह साहब जो इनके पुराने CM थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। ये पीपल्स पार्टी खौफजदा है, मतलब कराची दुश्मन प्रोजेक्ट्स जो इनका जहन है उसके ऊपर ये नहीं चाहते कि कराची में कोई डेवलपमेंट कर सके। लेकिन हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। और देखिए इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है कि 62% प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, फिर भी हमने कहा भी वज़ीर आला साहब उसकी कमांड संभाल लें, लेकिन फिर नहीं संभाली उन्होंने, चूंकि मैं समझ रहा हूँ। और दूसरा, कराची ने अगर हमें वोट दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची में काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ वावेला के जी ब्लेम गेम भाई है कि 18वीं तरमीम है, नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है, 18वीं तरमीम है, उसके बाद के मामलात हैं, सूबे की आदारी है। बहुत शुक्रिया अलीम आदिल शेख साहब, आप सबसे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। बिल्कुल। और अब एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। जब से व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसका ऐलान किया और चेंज किया, उसको इतनी मीम समझा और ऐसी मीम्स है कि सुन के देख के हंसी आ जाती है। नहीं कहते व्हाट्सएप जितना मर्जी डेटा लीक कर दे, हमारे रिश्तेदारों से ज़्यादा तो नहीं कर सकता। तो हम लोगों को तो आदत है डेटा लीक होने की, और हम तो इस तरह की चीज़ों की जो है वो आदत है। वो एक चल रही थी मीम के, एक तरफ हेडक्वार्टर दिखाया हुआ है और एक तरफ चैट है कि जी के अब्बा मान गए हैं, तो हेडक्वार्टर वाले जो हैं वो खुशी मना रहे हैं सारे, क्योंकि वो देख रहे हैं। तो इस तरह की मीम सामने आ रही थी, जिसके बाद व्हाट्सएप को वजाहत देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी चैट्स नहीं देख रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो हम तब्दील ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली जो बात थी
वो वैसे ही मौजूद है। मगर इतने कोड वर्ड्स में उन्होंने बात की है ना कि मेरा ख्याल है कि हमें उसको डी कोड करना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ना बहुत सारे ममालिक ने इस पर रिएक्ट किया। तुर्की ने तो अपनी लॉन्च कर दी है अपनी एक व्हाट्सएप एक और इस तरह की कनेक्टिविटी ऐप जो है, और उनके जो सदर हैं सदर एर्दोगान, उन्होंने कहा है कि मैं अब नहीं यूज़ करूँगा व्हाट्सएप, मैं तो अपनी जो हमारी है डिजिटल ऐप उसको यूज़ करने जा रहा हूँ। तो इस वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट आफ्ताब बोरका मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी लाने का मकसद क्या है, ये जिन्होंने हमें जिस गोरख धंधे में उलझाया उसको ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि इसका मतलब है पीपल टू पीपल बिजनेस फीचर्स को मज़ीद बेहतर तरीके से वाजे करना, क्योंकि व्हाट्सएप पर रोज़ाना 17.5 करोड़ के लोग बिजनेस अकाउंट्स को पैगाम भेजते हैं। एक आम आदमी के लिए समझ नहीं आ रही बात कि वो करना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। देखें, आम आदमी के लिए और हम सब के लिए एक बुनियादी बात समझना ज़रूरी है कि ये इंटरनेट की जिस दुनिया में हम रहते हैं, व्हाट्सएप तो मेरे ख्याल से बहुत बात की चीज़ है। इससे पहले भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग फ्री सर्विसेज यूज़ करते हैं, ये जितनी भी कंपनीज हैं वो मोस्टली एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी फॉर प्रॉफिट है। ये इनका एक बिजनेस मॉडल है। इनको किसी ना किसी तरीके से अपनी एक तो ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट है जो उन्होंने पूरी दुनिया तक पहुंचाई है, लेकिन जो लोगों को सर्विस जो डाउनलोडेबल एप्स हैं वो फ्री में मिल रही हैं, तो अब उसको कुछ ना कुछ तो किसी बिजनेस पर्पस के लिए वो लोग यूज करेंगे। और आज की इंफॉर्मेशन की दुनिया में एक हकीकत सबको जान लेनी है कि जब आप किसी इंटरनेट सर्विस को यूज करते हैं और आपको फ्री मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी अटेंशन को लेना चाहते हैं, और जब आपकी अटेंशन उन्हें मिल जाती है तो उस अटेंशन को बहुत तरीकों से वो यूज करते हैं। और आज की दुनिया में एडवर्टीजमेंट जो है बहुत बड़ा, डिजिटल एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा शोबा है। जो लोग बिजनेस करते हैं फेसबुक के थ्रू, बाकी जगहों पे, तो उन्हें पता है कि वो एड्स किस तरह चलाते हैं, और ये एड्स चलाने के लिए लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन इन कंपनीज के पास होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन देख रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो मतलब इट्स अ गिव एंड टेक कि आप सर्विस फ्री में यूज कर रहे हैं तो देन यू बिकम द प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है। अब व्हाट्सएप का करना क्या चाहिए हमें, आफ्ताब ये भी हमें बता दीजिएगा। क्या हम अब बिल्कुल परेशान ना हो कि नहीं भाई हम सेफ हैं, हमारी चैट्स कोई नहीं पढ़ रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं हो रही है, जो बिजनेस अकाउंट नहीं चला रहे हैं, जिनका जाती अकाउंट है, उस हवाले से बताइए वो सेफ हैं बिल्कुल? नहीं, आई मीन आई थिंक अगर देखें प्राइवेसी कंसर्न्स, तो जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट की दुनिया में मेरी नज़र में तो किसी भी चीज़ को प्राइवेट तस्वुर करना तो बहुत बड़ी गलती होगी। बट अगर मुझे हैरत इस बात की है कि अगर व्हाट्सएप की प्राइवेसी से लोगों को डर लगने लगा है, तो उससे ज़्यादा डरने वाली बहुत सी चीज़ें पहले से हो रही हैं। डू यू इमेजिन कि जो ईमेल सर्विस आप यूज़ करते हैं या जिन वेबसाइट्स पे जाते हैं, हर सर्विस जो है आपको किसी ना किसी तरीके से आपकी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। ये तो अच्छी बात ये है कि व्हाट्सएप या फेसबुक या बाकी जो कंपनीज हैं वो वक्तन फवक्तन जब पॉलिसी चेंजेस करती हैं तो हमें पता भी चलता है, और वो पता चलने की वजह इसलिए है कि ये जिन ममालिक से ऑपरेट होती है वहाँ उन पर ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको प्राइवेसी के कोई फीचर्स चेंज करेंगे तो आपके यूजर्स को बताएंगे। ये तो हमें अभी पता चल रहा है तो लोगों को हैरत हो रही है, बट जितने भी सालों से लोग ये सर्विसेज यूज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इसमें कोई हैरत वाली बात है। लोगों के पर्सनल एटीट्यूड्स को चेंज करने की और रियलाइज करने की जरूरत है कि जी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी यूज द इंटरनेट। बिल्कुल सही। ये भी बताइएगा कि अब इन्होंने डिक्लेयर किया अब तो कि नहीं इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इससे आवाम का ये यूजर्स का एतमाद बहाल हो जाएगा? और ये जो नई बहुत सारी, जैसे बेप की बात की तुर्की ने कि हम अपनी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, और एर्दोगान ने कह दिया कि हमें तो उसे अब जो है उस पर चैट करूंगा, और फिर इसी तरह से सिग्नल की और टेलीग्राम की बात हो रही थी, तो व्हाट्सएप की डोमिनेंस रहेगी या फिर लोग स्विच कर जाएंगे या कर जाना चाहिए इन तमाम ऐप्स की तरफ? डोमिनेंस की जहाँ तक बात है, आई थिंक उनके नंबर्स बताएंगे जैसे जैसे, और ये नंबर्स कोई छुपे नहीं होते, कितनी डाउनलोड्स होती हैं, कितने उनके यूजर्स हैं, ये प्रीटी मच जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको पता है। व्हाट्सएप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब तक उनके तकरीबन 2 अरब यूजर्स हैं। बाकी एप्स के कितने हैं आई डोंट नो, आई एम श्योर जो आ रही हैं उनके इतने तो नहीं है। तो इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी नई ऐप के लिए। एंड अगेन उनको भी वही सारे सवालात और सारे चैलेंजेस फेस हो सकते हैं जो व्हाट्सएप को हुए हैं। नाउ लोगों को क्या करना चाहिए? आई थिंक, आई मीन ऑब्वियसली आई एम नो वन टू टेल एनीवन कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन आई थिंक एक रूल ऑफ थंब ये होना चाहिए, और मुझे खुशी है इस बात पे कि लोगों में एटलीस्ट ये डिबेट चल पड़ी है प्राइवेसी की कि क्या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, क्या शेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आई थिंक द कॉन्वर्सेशन इज गुड, इट शुड कंटिन्यू, एंड इवेंचुअली जो लॉ मेकर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनको ये एहसास दिलाना होगा अवाम को, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं,
कि अगर उनको उनकी प्राइवेसी की फिक्र है, ये तो बहुत बड़ा अगर है, कि जो रेगुलेटर्स हैं उनकी नज़र में ये प्रायोरिटी है, तो देन दे नीड टू डू रेगुलेशन, जो कि बाकी मुल्कों में हुई है, यूरोप के ममालिक में हुई है, या अमेरिका में भी लाइक आई सेड कि ये इन रेगुलेशंस की वजह से ही है कि इन कंपनीज को बताना पड़ता है। आप और मैं जब कोई नया अकाउंट बनाने जाते हैं तो हमें एक लंबा सा एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, उस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, वो अलग बात है लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन वो एग्रीमेंट इसलिए होता है कि बाय लॉ दे आर रिक्वायर्ड टू डू दैट। तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क के लिए ये डिबेट मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, लोगों में डिबेट होनी चाहिए, और पर्सनल जो एक एटीट्यूड्स हैं लोगों में उसमें भी आई थिंक इस डिबेट की वजह से तब्दीली आएगी शायद। आफ्ताब, ये बताइएगा कि एक बहस ये भी शुरू हो गई है कि क्या हुकूमत को या एक स्टेट की अपनी एक ऐप होनी चाहिए ताकि जो प्राइवेसी है वो बरकरार रहे। इसमें क्वेश्चन ये उठता है, टर्की ने जिस तरह से बात की है, व्हाट्सएप अच्छे खासे डॉलर्स उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है लगा रहा होता है कि हम उसको सिक्योर बना रहे हैं कि आपका डेटा लीक ना हो। फिर भी हम अक्सर देखते हैं कि वेबसाइट्स बैठती हैं, फेसबुक के साथ ऐसा होता है, हैकिंग की कोशिश की जाती है। क्या हर स्टेट ये कर सकती है और वहाँ पर क्या हमारी प्राइवेसी जो है वो होगी, सिक्योर होगी? क्या हम ये समझ सकते हैं कि अगर स्टेट अपनी बना ले तो फिर हम सिक्योर हैं? I mean, इस मामले में कोई भी स्टेट कितना अच्छा काम कर सकती है उसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐप को साइड पे रखें, बाकी जो प्रोग्राम्स किसी भी दुनिया की हुकूमत करती है वो कितनी अच्छी तरीके से करती है। अगर वो बाकी पर्चों में फेल हो रही है तो आपको किस बात से उम्मीद है कि इस पर्चे में वो पास होगी? तो हमें मतलब कोई भी हुकूमत हो दुनिया में, हमें ये ज़हन में रखना है कि जब हुकूमत इस किस्म के चैलेंजेस को अंडरटेक करती है तो उनकी परफॉर्मेंस देखना पड़ेगी। एंड आई डोंट थिंक ये हुकूमत को करना भी चाहिए, ये टेक का, ये प्राइवेट इंडस्ट्री का ये जो काम है, आई थिंक प्राइवेट कंपनीज के पास बड़ी अच्छे तरीके से अब तक चल रहा है। बस उसको ये है कि रेगुलेट सही तरीके से लोगों की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, लोगों के जो राइट्स हैं उनके मुताबिक हुकूमतें कर रही हैं, और आई थिंक यही इसका, और मुस्तकबिल में चल के भी आई थिंक यही इसी डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। ठीक है आफ्ताब, ये बताइएगा, मैं इस डिबेट में एक एंगल सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, वो ये है कि अगर आप अपना सोशल मीडिया उठा के देखें ना तो वहाँ पे वो चली गॉसिप्स पर आए, किसी के घर में क्या चल रहा है, किसी की शादी में क्या चल रहा है, किसी की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, झूठ सच सब मिला के। अगर इतनी प्राइवेसी के हमें कंसर्न्स हैं और यही कंसर्न्स वहाँ पे अप्लाई हो जाए तो कितने यूट्यूबर्स हैं घर बैठे हो जो कि दूसरों की गिबत करके इस वक्त जो है वो रोटी कमा रहे हैं। सो इस मामले में बताइए ना, हमारी जो डबल स्टैंडर्ड अप्रोच है कि हम व्हाट्सएप पे तो बात कर रहे हैं, खुद हम वो सब कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप वाकई अपनी प्राइवेसी के लिए तो चाहते हैं कि लोग डिस्कस ना करें, लेकिन आप क्या वाकई में ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप भी लोगों की, दूसरों की प्राइवेसी को ना छेड़ें? ये बहुत अच्छा आई थिंक एस्पेक्ट आपने सोच रही हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। लोगों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जितनी जरूरी उनकी प्राइवेसी है उतनी दूसरों की भी है। बिल्कुल ठीक है आफ्ताब, आप सबको तो मशवरा नहीं दे सकते, मैं आपसे अपने लिए मशवरा मांग रहा हूँ। फरा अग्री कर चुकी हैं, मुझे अग्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे आप मशवरा दे दें, मैं आपके मशवरे पे अमल करूंगा और आप पे कोई केस नहीं करूंगा अगर कोई मेरी चैट लीक हो जाती है तो। मैं इस बारे में मजीद इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि या मशवरा देना या क्या मैं कर रहा हूँ, उस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द आप कुछ कंटेंट देखेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन आफ्ताब ये तो बता दीजिए, क्या पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इस प्राइवेसी का जिसका इतना प्रचार कर रहे हैं वो इस वक्त वो हमारी प्राइवेसी को खतरा हो गया, लागू नहीं कर देना चाहिए कि ओके हमारी कौम बड़ी प्राइवेसी पसंद है, आज के बाद सबकी प्राइवेसी जो है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? हाँ, फिर देखें कितना मजा आता है कि लोग किस तरीके से, कितनी लाइफ लोगों की जो है बोरिंग हो जाती है सोशल मीडिया पे। आई थिंक नो, बट दिस इज गुड। आई थिंक कि ये बहस एटलीस्ट जो छिड़ी है, आई होप कि लोग, ऑब्वियसली सोशल मीडिया मजाक की जगह है, लोग मजाक मस्ती करते हैं, अपनी जगह पे है, बट ऑन अ सीरियस नोट जब लोग इस पे गौर से सोचेंगे तो ये एक अच्छी डायरेक्शन में डिबेट जाएगी कि लोग ये समझेंगे ना सिर्फ अपने पर्सनल स्पेस को, बल्कि इसी वजह से शायद दूसरों के पर्सनल स्पेस को भी समझें, और आगे जाके लोगों को ये रियलाइजेशन हो कि इंटरनेट को हमें उतनी ही जिम्मेदारी से और मैच्योरिटी से यूज़ करना है जितनी कि ये डिमांड करता है, और बाकी चीज़ों में हम जितनी मैच्योरिटी दिखाते हैं। इट्स अ चैलेंज, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, आई कैन टेल यू पूरी दुनिया का चैलेंज है सोशल मीडिया पे लोगों की प्राइवेसी या उसको किस तरह यूज करना चाहिए, ट्रोलिंग, ब्लैकमेल, आई मीन यू नेम इट। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और जैसे जैसे ये चैलेंजेस सामने आ रहे हैं वैसे वैसे माशरे और हुकूमतें इसके सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं,
बिल्कुल ठीक है। तो लेट्स सी इंटरेस्टिंग आगे चल के क्या होता है, देखेंगे आगे चल के क्या थिंग्स आर होता है। गोइंग द राइट डायरेक्शन। आफ्ताब बोग का Thank you, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे। और बाकी प्राइवेसी के हवाले से हम बहुत ज्यादा कंसर्न है, लेकिन दूसरों की प्राइवेसी के बारे में भी हमें जाके जरा एक दफा खोल के तो देखें यूट्यूब पे, किसी मेरा नाम लिख के ही सर्च करके देख ले। मुझे कभी लगता है मेरे दांत वैम्पायर की तरह निकले होंगे, कभी लगता है मेरे सींग निकले होंगे, कभी लगता है मैं तो हर वक्त बैठी रोती रहती हूँ। आपको अपने बारे में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती है जो आप कहते हो ओके रियली ये हुआ है, ये क्या हुआ है, ये किसके साथ अगर हुआ? आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे जाएं, आपको आपके बारे में पता लग जाएगा कि आप कैसे हैं। जो प्राइवेसी के इतने कंसर्न्स हैं, तो प्लीज हम सबको दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट पहले करना है ताकि हमारी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट किया जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे।